चलिए, तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए भाई, एक और बेहतरीन सी क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। और इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को एडजेक्टिव चैप्टर को बिल्कुल एकदम जो फाइनल टच होता है वो हम लोग आज की क्लास में दे देंगे, यानी ये चैप्टर आपका आज खत्म हो जाएगा। तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे पढ़ने लायक थी और मैंने आपको वो बता भी दी है। ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको इन 5 या 6 क्लासेस में जो बताई हैं, वो मेरे भाई अपने आप में सारी की सारी एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो सभी को बढ़िया तरीके से तैयार रखिएगा। एक एक कॉन्सेप्ट से मेरे भाई आपको प्रश्न बनता हुआ एग्जाम में नजर आएगा। तो चलिए भाई, एडजेक्टिव को आज हम फाइनल टच देंगे और कुछ हम वर्ड सीखेंगे जिनसे एसएससी क्वेश्चन पूछती रहती है और उनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो जो हम आज पहला कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जो मैं आपको आज पहला डिफरेंस बताऊंगा, वो मेरे भाई मैं बताऊंगा आपको गुड वर्सेस वेल का डिफरेंस। गुड वर्सेस वेल का डिफरेंस, ये डिफरेंस हम लोग आज सीखने वाले हैं। अब ध्यान से आपको समझना है कि गुड और वेल में क्या अंतर होता है। अंतर आपको समझना है मेरे भाई, ठीक है ना। अंतर आपको दोनों के बीच में समझना होगा, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अगर हम बात करें तो हमारे जो ये गुड और वेल वर्ड होते हैं, इन दोनों में जो सबसे बढ़िया बात है वो ये कि इनका जो मीनिंग होता है वो सेम होता है। यानी गुड का मीनिंग भी होता है अच्छा, और मेरे भाई वेल का मतलब भी होता है अच्छा। लेकिन एक डिफरेंस भी है इन दोनों के बीच। ये तो पहली बात हो गई कि भाई इनका जो मीनिंग है वो तो सेम ही है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस भी होता है। जो ये गुड वर्ड होता है, ये केवल केवल आपका मेरे भाई एडजेक्टिव का काम करता है। केवल केवल किसका? एडजेक्टिव का। ये कभी भी आपका एडवर्ब का काम नहीं करता। ये केवल किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। बट लेकिन ये जो वेल होता है मेरे भाई, ये आपका एडजेक्टिव का काम भी करता है और ये मेरे भाई आपका एडवर्ब का काम भी करता है। ये दोनों का काम करता है, ठीक है, दोनों का काम करता है। तो दूसरा पॉइंट आपको ये बात पता होनी चाहिए दोनों के बारे में। तो अब तक हमने गुड और वेल में क्या डिफरेंस सीखा कि भाई दोनों का मीनिंग तो सेम ही होता है अच्छे के सेंस में, लेकिन गुड आपका केवल एडजेक्टिव का काम करता है और जो वेल होता है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम कर लेता है। ये डिफरेंस आपको समझना होगा। अब बात करते हैं, सर ये तो समझ में आ गई कि ये केवल एडजेक्टिव का काम करेगा और वेल अपना दोनों का काम कर लेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात भैया, हम इनको यूज कहां करेंगे? तो देखो, यूज की बात कर लेते हैं। जब भी आप गुड का यूज करेंगे तो मेरे भाई ये आप तब यूज करेंगे जब आपको किसी चीज की क्वालिटी बतानी होगी, ठीक है। जब आपको किसी की क्वालिटी बतानी होगी किसी चीज की, तो उस केस में जो आप यूज करेंगे वो मेरे भाई गुड यूज करेंगे। लेकिन अब आपके माइंड में तुरंत आएगा कि भैया जी, अगर हमें किसी की और कुछ बताना है, तो जैसे क्वालिटी बतानी है तब तो गुड यूज कर लिया। किसी की बारे में हम कोई गुण बता रहे हैं कि भाई वो अच्छा है, तो हमने बता दिया। लेकिन जब आप किसी चीज के मेरे भाई मैनर की बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा, इधर इसका तीसरा पॉइंट में लिख रहा हूं, इसका आज बता रहा हूं कि वेल को हम कहां यूज करेंगे। तो जब आप किसी चीज के मैनर की बात करेंगे कि कोई चीज किस तरीके से हुई है, उसका मैनर क्या है। जैसे हमने कहा कि राम ने अच्छी तरीके से अपना काम किया, तो ये अच्छे तरीके से जो अपना काम किया है, ये काम को करने का एक मैनर है। और मैनर के लिए जब बात हो रही होगी तो मेरे भाई आप गुड का यूज नहीं करेंगे, वेल का यूज करेंगे। और दूसरी चीज जो आप इसमें यूज करते हैं वो मेरे भाई, जब आपको किसी पर्सन की कंडीशन बतानी होती है या किसी चीज की कंडीशन बतानी होती है, तो उस केस में भी आप मेरे भाई वेल का यूज करेंगे। तो बस ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आप जब है, डिफरेंस आपको बस यहीं पे देखने को मिलेगा। एक तो ये डिफरेंस है छोटा सा, और एक मेरे भाई यहां डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो गुड होता है वो किसी चीज की क्वालिटी बताने के लिए आता है, और जो वेल होता है वो किसी चीज के मैनर की बात करेगा, किसी काम, कोई काम किस तरीके से हुआ, और मेरे भाई किसी चीज की कंडीशन यानी हालत को बताने के लिए आएगा। बस ये होता है गुड और वेल में डिफरेंस। अब इसको लिखने के लिए आप अगर लैंग्वेज में पिरोगे तो मेरे भाई चाहे एक पेज भर के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बस इसको इतने से में ही बता दिया, आपको बस इतनी ही बातें ध्यान रखनी है और इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अब एग्जाम्पल के थ्रू बस आप इनको इंप्लीमेंट कर लो और आपका काम हो गया। एग्जाम्पल के थ्रू आप इनको इंप्लीमेंट कर लो। जैसे मैंने लिखा, आई एम गुड। जैसे अगर आपसे किसी ने प्रश्न पूछा, ध्यान से देखिएगा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं,
आप मुझे उसका आंसर बताइएगा। मैंने लिखा हाउ आर यू। तो आप इस प्रश्न को समझने की कोशिश करो। ये प्रश्न है आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो मेरे भाई ये जो पर्सन जो मुझसे ये प्रश्न कर रहा है वो मुझसे मेरी हालत के बारे में पूछना चाह रहा है, मेरे हाल चाल पूछना चाह रहा है। आपको याद होगा जब हम किसी के हाल चाल पूछते हैं तो हम उससे यही तो कहते हैं, हाउ आर यू ब्रदर, कैसे हो भाई, ऐसे पूछते हैं ना। तो वो हाल चाल पूछने के लिए है, और हाल चाल पूछना है मतलब आप कंडीशन पूछना चाह रहे हैं। और मैंने क्या कहा था, कंडीशन पूछने के लिए आपको गुड नहीं वेल का यूज करना पड़ेगा। तो मेरे भाई आप सीधे सीधे क्या लिखेंगे, आई एम वेल। क्या लिखेंगे, आई एम वेल लिखेंगे। अब आप बच्चे क्या बोल देते हैं, आप कभी भी स्पोकन में देखना, अगर आप उनसे पूछोगे हाउ आर यू तो वो क्या कहते हैं, आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, आप बताइए। भाई अगर आपने आई एम गुड बोल दिया तो बात गलत हो जाएगी। आप समझो, आपने आई एम गुड बोला तो आपने तो अपनी क्वालिटी बता दी कि भाई मैं अच्छा हूं, बुरा नहीं हूं, मैं अच्छा हूं। तो ये तो क्वालिटी बता रहे हो आप, बट वो क्वालिटी नहीं पूछ रहा, वो वहां पे आपकी हालचाल पूछ रहा है। तो हालचाल मतलब कंडीशन, और कंडीशन बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वेल एडवर्ब का। तो जो बच्चे यहाँ पे गुड लगाने की सोच रहे होंगे वो मेरे भाई गलत हो जाएंगे, और एग्जामिनर भी यही करके देगा। बात हालचाल पूछने की हो रही होगी, एग्जामिनर लगा देगा गुड, तो वो गलत हो जाएगा। यहां आएगा एडजेक्टिव ही, क्योंकि आप आई के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, तो ये वर्ड यहां पे एडजेक्टिव ही है। कहीं इसको एडवर्ब कंसीडर कर लो, एडवर्ब नहीं है, क्योंकि मैंने ये बात बता रखी है, जो वेल होता है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह काम करता है। जब ये मैनर बता रहा होगा किसी चीज का, किसी काम का मैनर बता रहा होगा, तो उस केस में ये एडवर्ब होगा। आपको याद होगा एडवर्ब चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी किसी काम को कैसे किया जा रहा है, उसका करने का तरीका जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। क्लियर? तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी होगी। हालांकि एडवर्ब चैप्टर में मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो मैंने क्या कहा, यहां पर ये एडजेक्टिव है, इसको एडवर्ब कंसीडर मत करना यहां, ठीक है, ये चीज गलत हो जाएगी। तो अब आप ये बात समझ गए हैं कि हाउ आर यू का मतलब होता है कोई आपके हालचाल पूछ रहा है, और हालचाल मतलब कंडीशन। तो कंडीशन को बताने के लिए हम बोलेंगे आई एम वेल, ना कि आई एम गुड, वो गलत हो जाएगा। तो ये चीज आप एग्जाम्पल पहला दिमाग में रखिएगा अपना। बाकी हम और एग्जाम्पल भी आपको देते हैं जिससे कि आपको ये चीज और क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, ध्यान से नोटिस करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, अब जरा इसमें बताओ कोई गलती है या ठीक लिखा हुआ है। तो कह रहा है राम इज अ वेल स्टूडेंट। भाई आप समझो, वेल स्टूडेंट आपने लगाया, ठीक है, स्टूडेंट अपने आप में नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आएगा, वेल एडजेक्टिव का काम करता है, बिल्कुल ठीक। लेकिन क्या ये मीनिंग के अनुसार सही बन रहा है? भाई हम ये बताना चाह रहे हैं कि राम एक अच्छा स्टूडेंट है, यानी हम यहां पे राम के क्वालिटी बता रहे हैं। वो कैसा स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट है। तो राम की हम क्वालिटी बता रहे हैं दोस्त, और क्वालिटी बताने के लिए हमें यूज करना होता है गुड, ना कि वेल, क्योंकि वेल तो दो ही चीजें बताएगा, या तो मैनर या कंडीशन। तो वेल नहीं आएगा यहां, गुड आएगा। अब इसको आप ठीक तो कर देते पेपर में, अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता आप इसको ठीक कर देते, आप तुरंत देखते कि भैया जी यहां तो क्वालिटी की बात हो रही है, तो वेल नहीं आएगा, गुड आएगा, ठीक कर देते। लेकिन इसका लॉजिक हो सकता है आपके माइंड में क्लियर ना होता, तो लॉजिक मैंने बता दिया है। यहां पर आप राम की एक क्वालिटी की बात कर रहे हैं, उसके एक गुण की बात कर रहे हैं, इसी वजह से मेरे भाई वेल नहीं आएगा, गुड आएगा। लॉजिक आपके सामने पूरा लिखा हुआ है। आई होप कि आपके माइंड में ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट तीसरे एग्जांपल पे चलते हैं, क्योंकि जितने एग्जांपल्स आप करेंगे उतना मेरे भाई आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है ना। चलो बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की। थर्ड एग्जांपल में आप नोटिस कीजिएगा, मैं एक चीज यहां पे लिख रहा हूं। मैंने लिखा चलो भाई जरा ऐसे में बताओ कोई गलती नजर आ रही है क्या। कह रहे राम इज डूइंग हिज वर्क वेरी गुड। अब आप फिर से वही चीज नोटिस करो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे बताओ यहां पर राम अपने आप में सब्जेक्ट है,
इज अपने आप में यहाँ पे वर्ब है और डूइंग भी वर्ब है, तो ये वर्ब का पूरा पार्ट है इतना वाला। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो डूइंग व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई बन रहा है, यानी ये हिज वर्क इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट हो गया। और फिर अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे भाई वेरी अपने आप में एडवर्ब है और गुड यहां पे लगा रखा है एडजेक्टिव। लेकिन क्योंकि भाई गुड एडवर्ब का काम करता ही नहीं है, ये देखो पूरी बात लिखी हुई है, तो ये तो एडजेक्टिव ही है। बट आप नोटिस करो, राम अपना काम कर रहा है, तो मेरे भाई तुरंत आपके दिमाग में आएगा कैसे, यानी आप इस काम के होने का तरीका पूछना चाह रहे हैं, आप ये जानना चाह रहे हैं कि आपका काम कैसे हो रहा है, और तरीका मतलब होता है मैनर। तो मेरे भाई इस वाले क्वेश्चन में आप काम के होने का तरीका पूछना चाह रहे हैं, और मैंने कहा था जहां पर मैनर या कंडीशन की बात होगी वहां आप वेल का यूज करेंगे। तो मेरे भाई यहां आपको पहली बात तो एडजेक्टिव नहीं लगाना, क्योंकि आपको वर्ब के होने का मैनर बताना है कि कैसे काम हो रहा है, कैसे काम कर रहा है राम। तो भैया अच्छे से काम कर रहा है, तो गुड नहीं आएगा, वेल आएगा। ठीक है भाई, क्या आएगा, वेल आएगा, क्योंकि आपको मैनर बताना है कि भाई काम कैसे कर रहा है राम, अच्छे से कर रहा है, तो वेल बताएंगे क्योंकि मैनर की बात हो रही है। ठीक है भाई, चलिए, तो आई होप कि मैंने जो एग्जांपल आपको दिए, जो समरी मैंने आपको ये लिखाई है, इसकी मदद से आप गुड और वेल पर बनने वाले एक एक क्वेश्चन की एग्जाम में धज्जियां आराम से उड़ा देंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, बैड वाले में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे ये गुड काम करता है ना, ऐसे ही बैड भी काम करता है। बैड जो वर्ड होता है वो आपका एडजेक्टिव ही होता है, वो हमेशा किसी चीज की बैड क्वालिटी को दिखाएगा, जैसे दुष्टता को दिखा देगा, थोड़ा नीच किस्म का आदमी होगा उस चीज को दिखा देगा। ठीक है, थोड़ा अनैतिक टाइप की कोई चीज होगी जो समाज से थोड़ा समाज के विपरीत चल रही हो, ठीक है, विरोध कर रही हो समाज का, अनैतिकता वाली कोई बात हो, तो उसको दिखाने के लिए बैड आता है, और वो भी बुरी क्वालिटी को बताता है। तो क्वालिटी को बताने वाला वर्ड जो होगा वो क्या कहलाएगा, अपने आप में एडजेक्टिव कहलाएगा। तो बस आप ये मान के चलो, गुड पॉजिटिव चीजों को बताता है और वो वर्ड नेगेटिव चीजों को बताता है, तो वो भी एडजेक्टिव ही होगा, एडवर्ब नहीं होगा कभी। तो ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलिए भाई, तो अब हम लोग इल वर्ड का कॉन्सेप्ट देखेंगे। इल वर्ड के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते भी होंगे, आपने इसका एक ही मीनिंग सुना होगा कि ये बीमार पड़ने का सेंस देता है। इल का मतलब होता है बीमार पड़ना। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये जो वर्ड होता है इससे रिलेटेड भी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो मीनिंग होता है बीमार पड़ने का मीनिंग तो करता है, लेकिन आपको इसके कुछ ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इल वर्ड होता है ये आपका एडजेक्टिव का भी काम करता है और ये आपका एडवर्ब का भी काम करता है। तो ये दोनों का काम करता है। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए इसके बारे में। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जब ये मेरे भाई एडजेक्टिव का काम करेगा तो ये वहां पर मेरे भाई किसी पर्सन की कंडीशन को बता रहा होगा। कंडीशन मतलब समझते हो, मतलब कि उसकी हालत कैसी है। तो जब भाई वो व्यक्ति बीमार होगा, जब वो व्यक्ति बीमार होगा तो वो उसकी हालत ही तो होगी। तो आप जो मेरे भाई इल का मतलब बीमारी के सेंस में जानते हो, वो अपने आप में एडजेक्टिव का सेंस रखता है वहां पे। क्योंकि मैं कहता हूं, मैंने कहा आई एम इल, मतलब मैं बीमार हूं, तो मेरे भाई यहां पर जो हमने ये इल वर्ड यूज किया ये अपने आप में एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये मेरी कंडीशन को बता रहा है कि मैं बीमार हूं। तो मेरी कंडीशन को बता रहा है, मतलब एडजेक्टिव। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी इल वर्ड मेरे भाई कंडीशन को बता रहा होगा तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, और वो वहां पे बीमार का सेंस रख रहा होगा। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें, जो आपका इल वर्ड होता है, अगर ये मेरे भाई एडवर्ब का काम करेगा तो ये किस किस चीज का मीनिंग करेगा, तो वहां पर ये जो मीनिंग रख रहा होगा वो दो चीजों का रखेगा। या तो बैडली का सेंस रखेगा, बैडली मतलब समझते हो, जब हम किसी चीज को बहुत बुरी तरह से करते हैं तो वो सेंस रखता है। और दूसरी अगर हम बात करें तो मेरे भाई यही चीज आपका जो है ये एक मीनिंग और भी रखता है, एक तो बैडली का और इनसफिशिएंट का। इनसफिशिएंट, ये दो मीनिंग रखता है।
अब इनसफिशिएंट का मतलब क्या होता है? इनसफिशिएंट का मतलब होता है जब कोई चीज अपर्याप्त हो। अपर्याप्त मतलब जितनी हमें चाहिए, अगर कोई चीज उतनी मौजूद नहीं है तो वो अपर्याप्त कहलाती है, और उसी को इंग्लिश में कहते हैं इनसफिशिएंट। ठीक है भाई, तो आप समझ के रखना, जब भी इल का मीनिंग आपका बैडली के सेंस में आ रहा हो, या मेरे भाई आपका जो है वो इनसफिशिएंट का मीनिंग कर रहा हो, तो उस केस में आप मेरे भाई उसको क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। लेकिन एडजेक्टिव कब कहेंगे? जब वो किसी चीज की कंडीशन बता रहा हो, उसकी हालत बता रहा हो। ठीक है भाई, चलो तो अब एग्जांपल की मदद से जरा इसको क्लियर करते हैं। मैंने पहला एग्जांपल आपके सामने लिखा, अब इसमें बताओ जरा ये क्या है? इल। तो आप कहेंगे भैया आप सीधे कह रहे हो माय फ्रेंड इज इल, यानी मेरा दोस्त है क्या? बीमार। तो मेरे भाई यहां पर ये जो इल वर्ड है, ये मेरे दोस्त की क्या बता रहा है? कंडीशन बता रहा है कि भाई मेरा दोस्त जो है ना वो बीमार है, तो ये उसकी कंडीशन बता रहा है। और मैंने कहा था जब इल वर्ड कंडीशन बताएगा तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार एडजेक्टिव होगा। तो बस यहां पर ये जो इल वर्ड आया है, ये कंडीशन बता रहा है, ये बता रहा है कि मेरा दोस्त बीमार है, तो यहां पर ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। समझ में आई बात? तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, अगर कंडीशन की बात कर रहा होगा तो ये बात होगी, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? एग्जाम्पल इसको बढ़िया तरीके से समझिएगा। आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, जैसे अगर हम बात करें, माई फ्रेंड इज इल टेम्पर्ड। अब इसमें देखो, कह रहे माई फ्रेंड इज इल टेम्पर्ड। इल टेम्पर्ड का मतलब समझते हो? बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला। तो मेरे भाई अगर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है तो हम कहते हैं ना यार वो तो बुरी तरह से गुस्सा हो गया, बिल्कुल। तो बुरी तरह मतलब बैडली, बैडली। तो मेरे भाई यहां पर ये जो इल वर्ड है, ये अपने आप में बैडली की सेंस रख रहा है, बुरी तरह से गुस्सा करने वाला, बिल्कुल एकदम। होता है ना वो कुछ लोग होते हैं जो गुस्से में बिल्कुल लालम लाल हो जाते हैं, बिल्कुल गुस्से में, कहते हैं अब तो तू गया बेटा, सामने वाले से बोलते हैं अब तो तू गया, अब तो तेरी नाक तोड़ दूंगा मैं गुस्से में। तो वो मेरे भाई बैडली टेम्पर्ड होता है। बट उसको लिखने का जो तरीका होता है, हम क्या लिख देते हैं? इल टेम्पर्ड लिख देते हैं। अब आपके माइंड में तुरंत एक टर्म और आएगी कि भैया जी इल टेम्पर्ड हो गया, शॉर्ट टेम्पर्ड क्या होता है? फिर देखो, इल टेम्पर्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला, और शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब होता है जो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाए, बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाए जिसको, तो उसको शॉर्ट टेम्पर्ड कहते हैं। तो यहां पे आप देखो इल जो वर्ड है हमारा, वो बैडली का मीनिंग रख रहा है। और मैंने क्या कहा था? जब इल आपका बैडली का मीनिंग रख रहा होगा तो उस केस में वो एडवर्ब होगा। बाकी आप फॉर्मेशन से भी चेक कर सकते हो, माय फ्रेंड इज टेम्पर्ड। टेम्पर अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे भाई ये गुस्से के लिए है, यहां पर ये आपका एडजेक्टिव दे रखा है, गुस्से में बता रहा है, तो उसको टेम्पर लिख दिया। टेम्पर मतलब गुस्सा करना। तो मेरे भाई यहां पे आप देखो ईडी वाली फॉर्म दे रखी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, और वो एडजेक्टिव का काम करता है, ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं। अब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए इल वर्ड लगाया, तो ये इल वर्ड भी यहां पे क्या है? एडवर्ब है मेरे भाई। इसको अगर आपने एडजेक्टिव कंसीडर किया यहां, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में गलत कर दोगे। ये यहां पर क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि आपके सामने कॉन्सेप्ट भी लिखा हुआ है, पूरी बात लिखी हुई है, और प्लस मैंने यहां पे स्ट्रक्चर के थ्रू भी बता दिया कि ये टेम्पर्ड वर्ड एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए जो वर्ड आता है वो एडवर्ब होता है, ना कि एडजेक्टिव। और यहां पे ये बैडली का भी मीनिंग कर रहा है, तो आप या तो मीनिंग से चले जाओ या स्ट्रक्चर से चले जाओ, बात दोनों सेम ही रहेगी। ये है एडवर्ब ही यहां पे, ठीक है? ये ध्यान रखना है। तो माई फ्रेंड इज इल टेम्पर्ड यानी बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। तो अगर पूरा नोटिस करोगे तो ये अपने आप में है क्या? एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि ये माय फ्रेंड के बारे में इंफॉर्मेशन है, बट इसके अंदर ये चीजें इंक्लूड हो रखी हैं। ये ध्यान रखना, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इनकी उतनी ज्यादा खास जरूरत नहीं पड़ती है। इनकी जरूरत पड़ती है जो आपके बड़े बड़े एग्जाम्स नहीं होते हैं, जैसे आपका एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, उन लेवल पे ये चीजें जरूरत पड़ती हैं आपको। चलिए, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा हो गया। बाकी अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, क्योंकि आज की क्लास में बस ये ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं जिन पे एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछती रहती है, तो मैंने सोचा कि आपको वो भी बता दूं, ताकि आपको कभी ऐसे चीजों में फंसाए एसएससी तो आप फंसे ना, वहां पे आप निकल के आ जाएं उससे आसानी से। चलिए भाई, तो अब हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं जल्दी से, और जो चीजें बची हुई हैं, कुछ ही चीजें बची हुई हैं, ज्यादा खास नहीं है, बात कर लेते हैं। ठीक है।
कॉन्सेप्ट को समझिएगा, हम बात करेंगे फर्स्ट वर्सेस फॉरमोस्ट। बात करेंगे फर्स्ट और फॉरमोस्ट में क्या डिफरेंस है। तो बस सबसे पहले आप बस यही चीज समझ लो, ये दोनों के दोनों वर्ड अपने आप में क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन दोनों में बस एक छोटा सा डिफरेंस है, वो है इनके मीनिंग का। बच्चों को ये लगता है कि फॉरमोस्ट वर्ड जो है ना, वो भी अपने आप में पहले का मीनिंग रखता है और फर्स्ट भी पहले का मीनिंग रखता है। आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है, फर्स्ट एक न्यूमेरल एडजेक्टिव है। और कौन से टाइप का न्यूमेरल एडजेक्टिव है भाई, दो प्रकार के बताए थे, एक तो कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। तो ये कौन से टाइप का है, तो आप कहेंगे भैया ओ मतलब ऑर्डर, तो ये ऑर्डर को बताने वाला है, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये ऑर्डर को बताने वाले होते हैं, मतलब ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। और ये फॉरमोस्ट जो होता है, ये मेरे भाई ना किसी चीज की बहुत महत्वपूर्ण जब कोई चीज होती है, वेरी साइनिफिकेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस चीज को बताने के लिए आता है। तो आप ऐसे मान के चलो, जो फॉरमोस्ट होता है ये मेरे भाई अपने आप में, अगर हम इसके मीनिंग की बात करें, दोनों के मैं मीनिंग की बात कर लेता हूं। देखो, जो फॉरमोस्ट फर्स्ट होता है, इसका मीनिंग होता है पहला, लेकिन जो ये फॉरमोस्ट होता है, इसके मीनिंग की अगर हम बात करें, तो इसका मीनिंग होता है मेरे भाई प्रमुख। ठीक है, प्रमुख, प्रमुख का मीनिंग ये रखता है। तो अब दोनों के मीनिंग से कंफ्यूजन मत करना, इसका पहले से कुछ लेना देना नहीं है, इसका मीनिंग जो होगा वो प्रमुख के सेंस में आएगा, यानी कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज, उसके सेंस में ये मीनिंग करता है। होते दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार क्या है, एडजेक्टिव। तो अगर मैं आपको मेरे भाई कुछ क्वेश्चंस लिखकर बताऊं और मैं आपसे पूछूं कि आप वहां फर्स्ट आएगा या फॉरमोस्ट आएगा, तो क्या आप मुझे बता पाओगे? चलो शुरू करते हैं भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कि कैसे मेरे भाई आप उनमें डिफरेंस करके मुझे बताएंगे। ध्यान से लिखिएगा, मैंने लिखा चलो भाई, क्रिकेट नहीं लिखा है मैंने, विराट कोहली से ही समझ जाओ भाई। अगर विराट कोहली लिखने के बाद में भी उधर इंडियन क्रिकेट टीम लिखने की जरूरत पड़ रही है, तो भाई फिर तो गलत बात है। तो हमने यहां पे विराट कोहली मेंशन कर दिया, तुरंत समझ जाओ कि हम सीधे सीधे क्रिकेट की बात कर रहे हैं। तो यहां पे आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, विराट कोहली इज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, क्या यहां पे फर्स्ट लगाना सही है? बताओ, क्या यहां पर फर्स्ट लगाना ठीक है? क्या केवल विराट कोहली ही भारतीय टीम के कप्तान हुए हैं? इससे पहले क्या कोई कप्तान नहीं थे? तो आप कहेंगे भैया जी ये तो बात गलत है, इससे पहले हमारी टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रह चुके हैं, उससे पहले और भी कई सारे कैप्टन रह चुके हैं, सचिन तेंदुलकर जी भी रह चुके हैं, वीरेंद्र सहवाग भी रह चुके हैं। तो बहुत सारी जो और प्लेयर्स हैं बड़े बड़े, वो इसके जो हैं कैप्टन रह चुके हैं मेरे भाई इंडियन क्रिकेट टीम के। तो यहां पर आप मुझे बताओ, क्या ये फर्स्ट बोलना ठीक है? यहां पे भाई फर्स्ट का मतलब होता है पहला। तो अगर मैं पहले की बात करता, तो मेरे भाई सबसे पहले सीके नायडू थे हमारी भारतीय टीम के कैप्टन, तो मैं सीके नायडू लिखता, तब तो फर्स्ट यहां ठीक था। लेकिन मैंने यहां विराट कोहली का नाम लिखा, तो मेरे भाई मैं फर्स्ट नहीं लिख सकता। लेकिन हां, ये जरूर कह सकता हूं कि जो विराट कोहली हैं, वो हमारी टीम इंडिया के सबसे प्रमुख कैप्टन में से एक हैं। तो प्रमुख कैप्टन तो मैं उनको बोल सकता हूं कि हाँ भाई वो प्रमुख कैप्टन थे भाई, लेकिन ऐसे नहीं कह सकता कि वो मेरे भाई अपने आप में फर्स्ट कैप्टन थे इंडिया टीम के। भाई उनसे पहले भी रहे हैं, तो ये पहले तो नहीं है। इसका मतलब यहां पे जो ये फर्स्ट लगा रखा है, ये मेरे भाई यहां पे गलत है, ये नहीं आएगा। तो इसकी जगह क्या आएगा? तो आप कहेंगे भैया आपको प्रमुख का सेंस चाहिए ना, प्रमुख की मीनिंग चाहिए, तो फर्स्ट नहीं आएगा, फॉरमोस्ट आएगा। तो हम क्या बोलेंगे? विराट कोहली इज द फॉरमोस्ट कैप्टन ऑफ टीम इंडिया, या इंडिया टीम, इंडियन टीम ऐसे बोल दो, जो भी आपका मन करे। और यहां पे एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, मुझे बताओ इंडियन यहां पे किस टाइप का एडजेक्टिव है? तो आप कहेंगे भैया याद है हमें, आपने पढ़ाया था, आपने कहा था कि अगर प्रॉपर नाउन से हम डेराइव्ड करके जब एडजेक्टिव बनाते हैं, तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है, यानी यहां पर ये प्रॉपर एडजेक्टिव है।
बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहां पे मेरे भाई फर्स्ट नहीं आएगा, फॉरमोस्ट आएगा, ठीक है। ऐसे डिफरेंस आपको याद रखना है। अगर पहले की सेंस आपको बनानी है तब फर्स्ट लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पहले की सेंस नहीं बनानी होगी तो मेरे भाई आप फिर फॉरमोस्ट लगाएंगे वहां, क्योंकि वहां आपको प्रमुख की सेंस देनी होगी, ठीक है। ये डिफरेंस आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो वैसे तो और भी एग्जांपल हैं, आप ले सकते हैं बाकी, लेकिन यहां पे बस यही मीनिंग आपको दिमाग में रखना है, इससे ज्यादा और कोई चीज आपको दिमाग में नहीं रखनी फर्स्ट और फॉरमोस्ट के डिफरेंस में। इस पे स्टार लगा लीजिएगा, जितने स्टार आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जो बच्चा ये डिफरेंस अपने माइंड में क्लियर रख लेगा इनके मीनिंग को लेके, वो बहुत आराम से फर्स्ट और फॉरमोस्ट के डिफरेंस का क्वेश्चन उड़ा देगा पेपर में, ठीक है भाई। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे और चीजों को सीखते हैं, क्योंकि यहां से आपके दिमाग में कुछ नई टर्म थोड़ा सा अपने दिमाग में जगह बनाएंगी। उन टर्म का भी जरा पर्दाफाश करते हैं, कौन कौन सी टर्म है वो ध्यान से समझिएगा। देखो होता यह है, टर्म कुछ और भी होती हैं, अब आपको उनको समझना है। अगर हम बात करें तो फर्स्ट के बारे में तो हम समझ गए, लेकिन और भी टर्म होती है हमारे पास, जैसे एक तो होती है फॉर्मर, और एक होती है मेरे भाई लेटर। अब लेटर को लिखने के भी तरीके हैं भाई, लेकिन मैं तीनों बताऊंगा आपको अलग से इसके तुरंत बाद, नोट में ही बना दूंगा इसके, ठीक है। पहले आप इन दोनों के बारे में डिफरेंस समझो। देखो फॉर्मर जो वर्ड होता है, ये फॉर्मर और लेटर के बारे में आपको एक बात कंबाइन करके भी याद रखनी है। ये दोनों का यूज आप तब करेंगे जब मेरे भाई एग्जैक्ट दो की बात हो रही हो, एग्जैक्ट दो की बात हो तब। तो आप इनका यूज कब करेंगे? जब मेरे भाई फॉर्मर और लेटर का यूज आप तब करेंगे जब एग्जैक्ट दो की बात हो रही हो। अब आपके दिमाग में यहां से एक प्रश्न बनेगा, तो भैया जब दो से ज्यादा की बात हो रही होगी तब क्या करेंगे? उसका भी वो मेरे पास है, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। पहले आप इसको समझो, जब एग्जैक्ट दो लोगों की बात हो रही होगी तब आप मेरे भाई फॉर्मर और लेटर का यूज करेंगे। अब याद रखना, जो फॉर्मर और लेटर होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये दोनों एडजेक्टिव हैं, और जो फॉर्मर होता है ये मेरे भाई पहले वाले की बात करता है, दो में से पहले वाला, और लेटर जो होता है वो दो में से बाद वाले की बात करता है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखना है, फॉर्मर पहले वाले की बात करता है, लेटर बाद वाले की बात करता है। और ये दोनों के दोनों कब यूज किए जाएंगे? जब हम बात कर रहे होंगे एग्जैक्ट दो लोगों की। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक डिफरेंस जो उठ रहा है उसको मैं क्लियर किए देता हूं। मेरे भाई समझो, जब भी बात दो से ज्यादा की हो रही होगी, तो यहां पे पॉइंट अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा, जब दो से ज्यादा होंगे, जब दो से ज्यादा लोग होंगे तब क्या करेंगे? तो उस केस में आपको सीधे याद रखना है, आपको फर्स्ट वर्सेस लास्ट का कॉन्सेप्ट याद रखना है, फर्स्ट वर्सेस लास्ट। अब ऐसे केस में होगा ये, लास्ट आपका देखो बहुत मीनिंग करता है, लास्ट एडवर्ब की तरह भी काम करता है, और लास्ट मेरे भाई अगर हम बात करें तो ये एडजेक्टिव का भी काम करता है। लेकिन आपको समझना है, जो लास्ट होता है ये पिछले का भी मीनिंग करता है और बाद का भी मीनिंग करता है, तो दोनों मीनिंग को आपको ध्यान रखना है। यहां पर अगर हम बात करें, ये जो लास्ट वर्ड है ये मेरे भाई तब यूज किया जाएगा जब आप दो से ज्यादा लोगों की बात कर रहे होंगे। अब दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, कितने भी हो। लेकिन जब उसमें आप मेरे भाई दो से ज्यादा लोगों में पहले और अंतिम वाले की बात करेंगे, तो उस केस में फर्स्ट का मतलब होता है पहले वाला, बिल्कुल, और मेरे भाई इसका मतलब होता है आपका अंतिम या फिर बाद वाला, अंतिम या फिर बाद वाला, ये दो मीनिंग रखता है सीधे सीधे, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके दिमाग में आएगा, नहीं भैया जी, जैसे हम इसमें बाद वाले में दूसरे वाले की बात कर रहे थे, इसमें भी हम दूसरे वाले की बात करना चाहेंगे, तो कैसे करेंगे? तो भाई आपको बोलना होगा द सेकंड लास्ट, द सेकंड, आपको द थर्ड लास्ट, द फोर्थ लास्ट, ऐसे बोलना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? ऐसे करके आपको पता चल जाएगा कि आप किसकी बात करना चाह रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस आपके सामने मैंने रखा है, इसको भाई अपने माइंड में क्लियर रखना। जब एग्जैक्ट दो लोगों की बात हो रही होगी तो फॉर्मर और लेटर वाले वर्ड यूज करोगे, और जब दो से ज्यादा की बात हो रही होगी तो फर्स्ट और लास्ट का यूज करोगे। क्लियर?
अब ये चीज अपने दिमाग में क्लियर रखना। एग्जाम्पल की बात हम लोग करते हैं जल्दी से, फिर मैं आपको लेटर के बारे में भी बताऊंगा कि लेटर को और किस किस तरीके से लिखा जाता है, ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इससे कंफ्यूज करता है आपको। चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा आई हैव 2 पेन्स, और फिर मैंने लिखा फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकेंड इज ब्लू। ओह सेकेंड नहीं, सेकेंड लिख देंगे तब तो अलग ही वो बन जाएगा भाई। लास्ट इज ब्लू। जरा बताओ क्या ये ठीक है लिखा हुआ? कह रहे आई हैव 2 पेन्स, भाई मेरे पास 2 पेन है, पहले वाला काला है और जो बाद वाला है वो मेरे भाई एक तरीके से ब्लू पेन है, नीला पेन है। तो आप मुझे जरा एक बात ये बताओ, आप यहाँ पे कितने पेन की बात कर रहे हो? तो आप कहेंगे भैया जी हम तो 2 की बात कर रहे हैं। अगर 2 की बात कर रहे हो तो मेरे भाई 2 के लिए फर्स्ट और लास्ट का तो यूज ही नहीं किया जाता। इसका यूज तो हम तब करते हैं जब 2 से ज्यादा की बात हो रही हो, तो यहां फर्स्ट नहीं आएगा। अब आप मुझे बताओ, पहले का अगर हमें मीनिंग देना है और चीजें एग्जैक्ट 2 हैं, तब हम किसका यूज करेंगे? तो आप कहेंगे भैया फॉर्मर का। तो यहां पे आप बोलेंगे फॉर्मर, फॉर्मर इज ब्लैक एंड, और मेरे भाई लास्ट, क्योंकि हमें बाद वाले का मीनिंग करना है, 2 में बाद वाला, तो उसका मीनिंग करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है लेटर। ठीक है, ये लेटर। तो यहां पे ये चीजें सही होंगी, ये चीजें गलत हो जाएंगी। लेकिन अगर यहीं पे मैं 2 की जगह 3 कर देता या प्लूरल फॉर्म में वर्ड यूज कर देता, सीधे ऐसे बोलता आई हैव पेन्स, तो यहां पे प्लूरल फॉर्म में हो जाते। अब ये तो नहीं पता चल रहा था कि 2 है या 2 से ज्यादा है, लेकिन 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते थे। तो ऐसे केस में मेरे भाई हम इनको प्लूरल मान के चलते और 2 से ज्यादा मान के चलते। उस केस में फर्स्ट एंड लास्ट ठीक था, फिर गलत नहीं होता वो। ठीक है, और दूसरी चीज आप ये बात भी जानते हैं, जब हम ऐसी चीज तरीके से यूज करेंगे तो मेरे भाई हमें इनसे पहले द वगैरह भी लगाना पड़ेगा। तो हम अब क्या बोलेंगे? द फॉर्मर, और यहां पर भी हमें बताना पड़ेगा द, तो ये द आर्टिकल लगाना पड़ेगा इनके साथ, ये चीज भी ध्यान रखना। यहां पर भी लगता बट लेकिन यहां पे लगाया नहीं था, क्योंकि ये गलत करना था हमको, इसी वजह से हमने लगाया नहीं इसमें। ठीक है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये सारी बातें बताई हुई हैं। न्यूमेरल एडजेक्टिव के अंदर बताया था ना ये पॉइंट, कि आप जब न्यूमेरल एडजेक्टिव यूज करेंगे तो जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं उनके पहले द आर्टिकल लगाया जाता है, ये बात बताई थी आपको, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर 2 लोगों की बात हो रही होगी तो आप इनका यूज कर लेना, 2 से ज्यादा की बात हो रही होगी तो इनका यूज कर लेना। मीनिंग ये रखता है, इनकी सेंस ये होती है। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं जिसकी मदद से मैं चाहूंगा कि आप उसको ठीक कर पाए। चलिए अब आप नोटिस कीजिएगा जो मैं आपको एग्जांपल देने चाह रहा हूं। मैंने लिखा आई हैव 3 फ्रेंड्स, आई हैव 3 फ्रेंड्स। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। और फिर मैंने लिखा द फॉर्मर इज PM and the letter is CM। अब आप नोटिस करो, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे भाई आप क्वेश्चन देखो, कह रहा है आई हैव 3 फ्रेंड्स, मेरे 3 दोस्त हैं, और 3 दोस्तों में जो पहला वाला है वो भाई PM है, यानी नरेंद्र मोदी साहब की बात हो रही है, और लेटर मतलब CM है, यानी हम मान के चलते हैं योगी आदित्यनाथ जी को। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे 3 दोस्तों में से 2 लिखे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन आप अगर नोटिस करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर तो 3 की बात हो रही है। अगर 3 की बात हो रही है तो आपको क्या बताया था भाई, 3 मतलब 2 से ज्यादा हो गए,
और 2 से ज्यादा हो गए तो आप मेरे भाई क्या ये फॉर्मर और लेटर टर्म को यूज कर पाएंगे क्या? जरा बताइए मुझे। तो आप कहेंगे नहीं सर, हम इनका तब यूज करते हैं जब बात 2 की हो एग्जैक्ट, बट यहां तो 2 से ज्यादा की हो रही है, 3 दोस्त की बात हो रही है और 3 में से हम 2 की बात कर रहे हैं, लेकिन बात तो यहां 3 की है। तो इसी वजह से द फॉर्मर और द लेटर यूज नहीं होगा, आपको सीधे सीधे बोलना होगा द फर्स्ट एंड द लास्ट, ये बोलना पड़ेगा। अब आपने 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए और दोनों एग्जाम्पल में आपने देखा, एक में हम लोग एग्जैक्ट 2 लोगों की बात कर रहे थे, तब हमने द फॉर्मर और द लेटर को वहां ठीक किया, और एक में हम लोग 2 से ज्यादा की बात कर रहे थे तो हमने यहां द फर्स्ट और द लास्ट को ठीक किया। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर रखना है। अब मैंने कहा था नोट पॉइंट के अंदर मैं आपको इस लेटर के कुछ कॉम्बिनेशन बताऊंगा। अब ध्यान से समझो, नोट पॉइंट में आपको ये बात ध्यान रखनी है। देखो लेटर जो वर्ड होता है वो 3 तरीकों से लिखा जाता है। एक तो आपका ये वाला लेटर होता है, एक आपका मेरे भाई ये वाला लेटर होता है, और एक आपका मेरे भाई ये वाला लेटर होता है। अब इन तीनों का डिफरेंस आपको याद रखना है। क्या डिफरेंस याद रखना है? जो ये वाला लेटर होता है ये आपका एडजेक्टिव होता है, और ये वाला जो लेटर होता है ये मेरे भाई आपका, अगर हम बात करें, एडवर्ब होता है, और ये वाला जो लेटर होता है ये आपका नाउन होता है। मीनिंग की बात कर लेते हैं। ये वाला जो लेटर होता है वो 2 लोगों की बात करता है और उसमें बाद वाले का सेंस रखता है, ठीक है। और ये वाला जो एडवर्ब होता है ये मेरे भाई बाद में का सेंस रखता है। बाद में कहते हैं ना, आई कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, तो आई कॉल यू लेटर में लेटर वहां एडवर्ब होती है, कब कॉल करूंगा? बाद में, यानी ये एडवर्ब ऑफ टाइम होती है। और लेटर ये वाला जो ई वाला लेटर होता है, डिफरेंस यहां इन दोनों में ज्यादा पूछता है, इन दोनों में। इसमें आप देखो, इसमें ए है और इसमें ई है, तो आपको याद रखना है ए वाला जो होगा वो एडजेक्टिव होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार, जिससे आपको मेरे भाई इसमें डिफरेंस करने में आसानी हो जाएगी। तो ए मतलब एडजेक्टिव, ए मतलब एडजेक्टिव। तो लेटर जो ए वाला होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार एडजेक्टिव होता है और उसका मीनिंग होता है बाद वाला। लेकिन जो ई वाला लेटर होता है इसका मतलब होता है पत्र, जो आप मेरे भाई पत्र लिखते हो किसी को, वो वाला, ठीक है। तो उसका मीनिंग रखता है ये। तो इन तीनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर इन पे गलती करके पता ये देता है, जैसे मान लो उसको यूज कुछ करना होगा, लिख के कुछ दे देगा। सबसे ज्यादा गड़बड़ भी मैंने आपको बता दी, लगाना ये वाला लेटर होगा, लगा ये वाला देता है। तो आप तो पढ़ने पढ़ने में निकल जाते हो पढ़ के कि भाई लेटर इज ये, तो वो आपको ठीक लगता है क्योंकि आप पढ़ते ठीक हो उसको, लेकिन स्पेलिंग में गड़बड़ कर जाते हो। तो आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए। तो मैंने नोट पॉइंट में इनको तीनों को बता दिया और इनके मीनिंग भी बता दिए कि ये किस चीज का मीनिंग करते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है ताकि ये डिफरेंस में आप ना फंसे। तो फॉर्मर और लेटर का भी हो गया, फर्स्ट एंड लास्ट भी हो गया, और ये मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया। इस स्लाइड को अपने दिमाग में फिट कर लेना। आगे चलते हैं अब हम लोग, ठीक है भाई। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो अब एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट आने वाला है, उसको भी हम लोग देखेंगे। वो भी बढ़िया कॉन्सेप्ट है अपने आप में, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से समझिएगा। 2 एडजेक्टिव और होते हैं हमारे पास। एक तो अगर आप नोटिस करोगे, एक तो होता है ओल्ड और एक होता है मेरे भाई आपका एल्ड। लेकिन असल में जो आपसे क्वेश्चन पूछता है वो ऐसे करके पूछता है, ओल्डर वर्सेस एल्डर। लेकिन इन्हीं में अगर हम बात करें तो ये ओल्डर और एल्डर, इनका यूज तब किया जाता है जब हम बेसिकली 2 चीजों की बात कर रहे हो और उसमें मेरे भाई हम बताना चाह रहे हो कि भाई ये वाली चीज ना इससे पुरानी है, तो हम ओल्डर का यूज कर लेते हैं। 2 लोगों में लिख दिया और हम उनकी एज के बारे में अगर बता रहे होंगे तो हम बोल देंगे कि भैया जी ये वाले जो पर्सन है वो ओल्डर हैं। चलिए भाई, तो ओल्डर और एल्डर के बारे में हम लोग समझेंगे। मैं आपको बता रहा था कि जो ओल्डर होता है इसको मेरे भाई हम लोग बताने की कोशिश करते हैं कि कोई चीज कितनी पुरानी है, या मेरे भाई किसी की एज को डिफाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। भाई ओल्डर का मतलब क्या होता है? ओल्डर का मतलब होता है कि आपकी एज जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो वो ओल्डरपन कहलाता है, आपका ओल्ड एज कहलाता है। उसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, एल्डर का मतलब क्या होता है? देखो एल्डर जो वर्ड होता है ये अपने आप में मेरे भाई चीजों की ये दिखाने के लिए आता है कि भाई ये मुझसे उम्र में बड़ा है,
ठीक है। तो उम्र में जब अगर आपके जो एक तरीके से ब्लड रिलेशंस होते हैं उनके अंदर ये वर्ड यूज किया जाता है एल्डर। जैसे माई एल्डर ब्रदर, तो मेरा बड़ा भाई। मैंने कहा माई एल्डर सिस्टर, तो ये मेरी बड़ी बहन हो जाएंगी। तो मेरे भाई एल्डर का यूज आप ब्लड रिलेशन को बताने के लिए करोगे, और ओल्डर का यूज नॉर्मली अगर आपको किसी चीज के पुराने के होने की सेंस देनी है कि भाई ये चीज तो पुरानी हो गई, तो हम बोलेंगे दिस थिंग इज ओल्ड। क्या बोलेंगे? दिस थिंग इज ओल्ड। और दो चीजों की बात कर रहे होंगे तो हम बोल देंगे द फर्स्ट इज ओल्डर। भाई वही बात, द फॉर्मर इज ओल्डर और द लेटर इज, वो ऐसे बोल देंगे उस तरीके से। तो यहां पे आपको ये डिफरेंस क्लियर रखना है। हालांकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं जब हम एग्जैक्ट दो की बात कर रहे होंगे तो दो में तो हम मेरे भाई ये चीज लगा देंगे, लेकिन जब बात दो से ज्यादा की हो रही होगी तो इनकी अलग फॉर्म भी बन जाती है। कौन कौन सी? ध्यान से समझिएगा। ओल्डर की बन जाती है ओल्डेस्ट और एल्डर की बन जाती है एल्डेस्ट। अब इनमें होता क्या है, जब ओल्डर से आप मेरे भाई एल्डेस्ट बना देते हैं, और देखिए एल्डर से आप एल्डेस्ट बना देते हैं और ओल्डर से ओल्डेस्ट बना देते हैं, तो आप समझिएगा ओल्डर का मतलब होता है पुराना, लेकिन ओल्डर का ओल्डेस्ट का मतलब होता है सबसे पुराना। मतलब इससे पुराना और कुछ है ही नहीं। तो ये अपने आप में अगर आप नोटिस करोगे तो ये कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन एल्डर और एल्डेस्ट के केस में ऐसा नहीं होता। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो मुझसे थोड़ा बड़ा है मैं थोड़ा ज्यादा बड़ा हूं, या वो मुझसे इतना बड़ा है। भाई कंपैरिजन नहीं करते इसमें। अब देखो एल्डर में अगर हम बात करें तो मेरे भाई इसका मतलब होता है बड़ा, और एल्डेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। बस ये मीनिंग के थ्रू आप इसमें चलना बढ़िया तरीके से। तो ये चारों की चारों टर्म जो आपके सामने लिखी हुई हैं ये अपने आप में एडजेक्टिव है। मैंने इनका मीनिंग भी रख दिया। ओल्डर का मतलब पुराने के सेंस में आता है और एल्डर का मतलब बड़े के सेंस में आता है। और जो ओल्डेस्ट होता है ये सबसे पुराने का मीनिंग देता है, एल्डेस्ट सबसे बड़े का मीनिंग देता है। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि ओल्ड का जो यूज करेंगे, ओल्ड वाले का आप यूज करेंगे वो तब करेंगे जब आपको किसी चीज की एज बतानी हो, एज डिफाइन करनी हो, या मेरे भाई आपको जो है किसी चीज के बारे में बताना हो कि ये कैसी है, यानी किसी चीज की कंडीशन जब आपको बतानी हो। जैसे कार की कंडीशन बतानी है, हमें कहना है यार कार बहुत ना पुरानी हो गई है, तो हम उसको ये थोड़ी ना बोलेंगे द कार इज एल्डर, गलत नहीं हो जाएगा। हम बोलेंगे द कार इज ओल्ड। क्या बोलेंगे? कार इज ओल्ड बोलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो एज और कंडीशन बताने की जब बात हो रही होगी तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे? ओल्ड वाला यूज करेंगे। लेकिन जब बात बड़े का सेंस देने की हो रही होगी और हम मेरे भाई बात कर रहे होंगे ब्लड रिलेशन की, तो उस केस में जो हम यूज करेंगे वो एल्डर वाले यूज करेंगे, ब्लड रिलेशन के सेंस में। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन के सेंस में हम किसका यूज करेंगे? एल्डर वाले का यूज करेंगे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बस। तो ये छोटा सा बस ओल्डर और एल्डर के बारे में जानकारी है, इसको अपने दिमाग में रखिएगा। जैसे मैंने बोला माय एल्डेस्ट ब्रदर, तो आप समझिएगा जैसे अगर मैं बात करूं आपको, मैं इसका यूज भी बता देता हूं सारे के सारों का। ध्यान से देखिएगा, मैंने पहला एग्जांपल आपके सामने लिखा, आई हैव टू ब्रदर्स, और फिर मैंने लिखा, ध्यान से देखिएगा, टू ब्रदर की बात कर रहे हैं तो मैंने लिखा द फॉर्मर इज एल्डर, और फिर मैंने आपको दे दिया एल्डेस्ट। अब आप मुझे बताइए इन दोनों में से क्या आएगा। तो आप नोटिस करो, कह रहे आई हैव टू ब्रदर, यानी भाई हम जो है ना दो भाई हैं। अब दो भाइयों में जो पहले वाला है वो भाई बड़ा है, तो अब मैं ऐसे बोलूं बड़ा है या सबसे बड़ा है, तो मेरे भाई दो भाइयों की बात हो रही है, और दो भाइयों में हम सीधे सीधे एल्डर बोलेंगे तो ज्यादा बेटर है। एल्डेस्ट मेरे भाई अपने आप में गलत टर्म हो जाएगी, यहाँ पे एल्डेस्ट नहीं बोलेंगे, यहां हम क्या बोलेंगे? एल्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्डर। एल्डर ज्यादा बेटर टर्म है क्योंकि हम दो भाइयों की बात कर रहे हैं। यहां ये पोजीशन नहीं दिखा रहा कि मेरे पास दो भाई है ना, यहां पे ये रिलेशन बताने के लिए यूज हुआ है कि भाई हम दो भाई हैं, हम दो भाई हैं। आई हैव टू ब्रदर्स, ठीक है, मैं दो भाई हैं। बोलते ना, जैसे पूछता है तुमसे तुम कितने भाई हो, तो हम कहते हैं आई हैव टू ब्रदर।
तो इसका मतलब मैं और मेरा भाई, तो हम दो भाई हैं, ऐसे बोलना पड़ेगा। तो यहां पे ये रिलेशन बताने के लिए वर्ड यूज हुआ है। तो टू ब्रदर हैं भाई, जिसमें पहले वाला क्या होना है, बड़ा है, तो बस एल्डर बोलना है, एल्डेस्ट नहीं बोलना है। लेकिन अगर यही बात दो से ज्यादा की हो जाती तो हम बोलते द फर्स्ट इज एल्डेस्ट, ना कि एल्डर, फिर गलत हो जाता। जैसे यहीं पे आपका मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, मैंने लिखा आई हैव 3 ब्रदर्स। अब इसमें समझना थोड़ा सा बस डिफरेंस हुआ इस वाले सेंटेंस में। अब इसमें नोटिस करो, आई हैव 3 ब्रदर्स, यानी दो से ज्यादा हैं, और दो से ज्यादा हैं तो अब द फॉर्मल वाई टर्म तो आएगी नहीं, अब तो हमें द फर्स्ट यूज करना पड़ेगा पहले वाले के लिए। तो हमने लिख दिया द फर्स्ट, और फिर हम बोलेंगे इज। अब मुझे बताओ, मैंने अगर एल्डर लिख के दे दिया तो क्या ये गलत नहीं हो जाएगा? क्योंकि भाई एल्डर तो कंपैरेटिव की तरीके से काम करता है, तो ये तो दो के लिए आता है एग्जैक्ट, बट हम तो बात दो से ज्यादा में से कर रहे हैं, तो एल्डर नहीं आएगा, एल्डेस्ट आएगा। क्योंकि दो लोगों में अगर आप नोटिस करोगे तो इसका लॉजिक समझो, इसके पीछे का। दो लोगों में क्या होता है, दो लोगों में भाई एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो एल्डर और मेरे भाई स्मॉलर, सीधी बात है। एल्डर वाले में बड़े वाले को हमने बड़ा बोल दी तो एल्डर बोल देंगे उसको सीधे सीधे। लेकिन जब बात मेरे भाई दो से ज्यादा की हो जाती है तो ऐसे केस में एक तो छोटा होगा, एक छोटा होगा, और जो दो होंगे मेरे भाई वो इससे जरूर मेरे भाई अपने आप में बड़े होंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में मेरे भाई जब दो बड़े हो जाएंगे तो हमें बताना पड़ेगा ना कि सबसे बड़ा कौन सा है, और जब हमें तीन में से चुनना होता है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो देखो ये एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में यूज हुआ है, तो ये डिफरेंस है। और ये एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से बताई हुई है कॉन्सेप्ट के अंदर। मैंने क्या कहा था, जब दो में से सिलेक्शन किया जा रहा होगा और आपको एडजेक्टिव लगाने की जरूरत पड़ेगी तो मेरे भाई कंपैरेटिव डिग्री में लगाएंगे। देखो एल्डर लगा हुआ है, और फिर मैंने आपको बताया था कि जब बात दो से ज्यादा की हो रही होगी तो उस केस में आप मेरे भाई एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में लगाएंगे। देखो लगाया हुआ है, समझ में आ गई बात, सारे कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं आपको। तो ये चीज हो गई। अब हम बात करते हैं मेरे भाई, अगर आप नोटिस करोगे तो हम ये एल्डर वाले जो एडजेक्टिव है वही क्यों यूज कर रहे थे यहां, क्योंकि मेरे भाई ब्लड रिलेशन की बात हो रही थी, ब्लड रिलेशन की बात हो रही थी। अब यहां पे अगर हम ब्लड रिलेशन की बात ना करें, नॉर्मली किसी चीज की एज और कंडीशन की बात करें, तो उस केस में मेरे भाई क्या यूज करेंगे, तो देखो उस केस में क्या यूज करते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा, ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, मैंने लिखा आई हैव एन एल्डर कार। याद रखना एल्डर ही होता है, कि पता चले तुम इसको एल्ड कर दो, एल्डर कोई वर्ड नहीं होता, वो गलत होता है, ये एल्डर ही होता है आपका, यही चलेगा हमेशा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब समझो, अब अगर हम बात करें तो मेरे भाई कार की आप बात कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आई हैव एन एल्डर कार, तो भाई ये तो गलती हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि एल्डर ऐसा वर्ड है जो अपने आप में ब्लड रिलेशन को आता है। भाई कार के साथ में कौन सा ब्लड रिलेशन, कार के साथ में खूनी रिश्ता हो सकता है क्या आपका, पारिवारिक रिश्ता? तो आप कहेंगे भैया जी यहां तो नहीं हो सकता, लेकिन मूवीज में था, मारो दीकरो, ठीक है ना, पप्पा जी बोल पप्पा जी, आगे नहीं पीछू जी लगा, तो मेरे भाई वो मूवी में पॉसिबल है, रियल लाइफ में कार के साथ ब्लड रिलेशन का कोई मतलब नहीं है भाई। ठीक है ना, हाँ वो बात अलग है कि अपने बच्चे की तरह मान रहे हो कार को, अपना बेबी सोना बनाए पड़े हो कार को, वो बात अलग है, वो आपके चलता है, बट लेकिन ग्रामर में नहीं चलेगा भाई, वो चीज गलत हो जाएगी। तो कार के साथ ब्लड रिलेशन नॉट पॉसिबल, तो इसी वजह से मेरे भाई एल्डर तो नहीं आएगा। अब कई बच्चे इसके दिमाग में आ रहा होगा भैया जी ओल्डर लगा दे, यार एक बात बताओ, आपसे मैंने क्या कहा था, ओल्डर लगाओगे तो भाई आपको दो की चीज की सेंस लेनी होगी। क्या यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा दे रखा है कि दो की बात कर रहे हैं, या दो में से हम चयन कर रहे हैं कि भाई ये वाली कार ज्यादा पुरानी है? नहीं ना, तो ओल्डर भी टर्म नहीं आएगी यहाँ। जो बच्चे ओल्डर करने की सोच रहे होंगे वो भी गलत हो जाएंगे, यहां आपको नॉर्मल टर्म लगानी होगी ओल्ड। एल्डर की तो होती ही नहीं है, इस वजह से एल्डर लगाना पड़ता है, ठीक है ना, तो यहां पे ये ध्यान रखना है, तो यहां पे ओल्ड लगाएंगे। जैसे अगर मैं कहूं आई एम एल्ड ब्रदर, तो भाई ये गलत हो जाएगा, कोई सेंटेंस ही नहीं होता, क्योंकि एल्ड वर्ड ही नहीं होता है। मुझे बोलना पड़ेगा आई एम एल्डर ब्रदर, मैं बड़ा भाई हूं, मैं बड़ा भाई हूं, तो आई एम एल्डर ब्रदर ही बोलना पड़ेगा। ये सेम होता है दोनों में भाई, इसको चेंज ही नहीं कर सकते। लेकिन ओल्ड का तो कर सकते हैं ना, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक कार की बात कर रहे हैं, दो की बात ही नहीं हो रही है, तो इसी वजह से कंपैरेटिव का कोई मतलब नहीं है यहाँ, तो हमें ओल्ड लगाना पड़ेगा ना कि ओल्डर।
ध्यान रखोगे इस चीज का, ध्यान रखना, बढ़िया बात है ये। तो ओल्ड आएगा यहाँ पे, तो हम बोलेंगे आई हैव एन ओल्ड कार, मेरे पास एक पुरानी गाड़ी है। अब मैं उसकी कंडीशन बता रहा हूं कि भाई मेरे पास ना जो गाड़ी है वो भाई पुरानी है। मैं वेरी ओल्ड भी लिख सकता था, आई हैव एन वेरी ओल्ड कार, तो मेरे पास बहुत पुरानी गाड़ी है। तो वो मैं उसकी कंडीशन बता रहा हूं, उसकी कंडीशन बता रहा हूं। चलो अब हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अब एक से ज्यादा की बात कर लेते हैं। अगर मैं एक से ज्यादा की बात करूं, जैसे अभी तो मैं एक की बात कर रहा था, अब मैं एक से ज्यादा की बात कर लेता हूं। ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा आई हैव 2 कार्स, ठीक है, और फिर मैंने उसमें से लिखा 1 इज ओल्ड। अब मुझे बताओ, मैंने कहा आई हैव 2 कार्स, 1 इज ओल्ड, क्या ये ठीक है? तो आप कहेंगे नहीं भाई, ठीक नहीं है, क्योंकि आप नोटिस करो, आपने 2 कार की बात की है और 2 में से आपने यहां पे एक को चुन भी लिया उसमें से। लेकिन मैंने क्या कहा था, जब 2 में से सिलेक्शन कर रहे होंगे तो मेरे भाई उस केस में आपको एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 में से आपने एक को चुन लिया। आपने कहा कि भाई मेरे पास 2 कार हैं और उसमें से एक है ना पुरानी है, एक नई होगी एक पुरानी होगी, तो मेरे भाई ओल्डर आएगा ना कि ओल्ड। तो एग्जामिनर ये गलतियां करके देगा। अब यहीं पे मान लो अगर मैं कह देता 3 कार है मेरे पास, तब तब क्या करते? तो मेरे भाई यहीं पे अगर हम बात करें, मैं लिखता आई हैव 3 कार्स, और फिर मैं बिल्कुल पूरा सेम लिखता यही चीज, 1 इज ओल्डर। लेकिन अब बताओ क्या अब ठीक है? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, आपने सिखाया हुआ है कि जब बात 2 की हो रही होगी तब एडजेक्टिव कंपैरेटिव में आएगा, लेकिन जब सिलेक्शन 2 से ज्यादा में से हो रहा होगा तो भाई फिर आप कंपैरेटिव नहीं सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो ओल्डर नहीं आएगा, ओल्डेस्ट आएगा। क्या आएगा दोस्त? ओल्डेस्ट आएगा। समझ में आई बात? बस ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लो। डिफरेंस सब कुछ यहां लिखा हुआ है, यूज भी लिखा हुआ है, सब कुछ यहां पे एग्जाम्पल मैंने करा दिए हैं। बस मेरे भाई इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है। ओल्डर और एल्डर ये कॉन्सेप्ट होता है इसका, अपने माइंड में इसको फिट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे, और भी कॉन्सेप्ट हैं उनको भी जल्दी से देख लेते हैं भाई। आज खत्म कर देंगे बिल्कुल, थोड़ा टाइम लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, बट आज निपटा देंगे इसको पूरा, क्योंकि ज्यादा चीजें बची नहीं है इसके अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उनको भी करा देते हैं भाई। ये हो गया हमारा। अब इसमें अगर हम बात करें, हाँ ठीक है, चलो अब जो टर्म हमारे पास आने वाली है वो 2 टर्म और हैं। एक तो होता है मेरे भाई फर्दर, ठीक है, एक फर्दर टर्म होती है, 2 टर्म होती है हमारे पास, हम दोनों टर्मों की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक फर्दर टर्म होती है और एक FARTHER टर्म होती है। इन दोनों के अंदर भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए भाई। समझो, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। फर्दर का मतलब होता है मेरे भाई और भी, और भी, यानी ये एडिशनल का मीनिंग देती है। इंग्लिश वाले लिख लेंगे, ये किसका मीनिंग देती है? एडिशनल का। ठीक है, एडिशनल का मीनिंग रखती है ये। लेकिन जो ये फादर होता है, इसमें याद रखना जो ये फार वर्ड लिखा हुआ है, ये अपने आप में मेरे भाई डिस्टेंस को दिखाता है, यानी दूरी को। किसे दिखाता है? दूरी को दिखाता है। तो ये फार्दर वर्ड तब यूज किया जाएगा जब हम मेरे भाई दूरी के सेंस में बात कर रहे होंगे, ठीक है ना? तो आपको याद रखना है, जब हम और भी यानी एडिशनल के सेंस की बात कर रहे होंगे तो उस केस में फर्दर यूज करना है। जब दूरी के सेंस में बात कर रहे होंगे तो हमें फार्दर का यूज करना है। डिफरेंस क्लियर माइंड में? बस इतनी ही चीज है। अब इसमें एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। बस इतनी ही चीज है इसके अंदर, इतनी चीज अगर आपको पता है तो क्लियर, इससे ज्यादा और कुछ याद नहीं रखना। मैंने पूरी बात बता दी कि ये जो FAR वर्ड इसके अंदर इंक्लूड होता है, ये डिस्टेंस को दिखाता है। तो ये फार्दर वर्ड दूरी के लिए आएगा, और फर्दर वर्ड अपने आप में एडिशनल चीजों के लिए आता है। कुछ और भी अगर किसी चीज में इंक्लूड है तो हम बोल सकते हैं फर्दर, एनी फर्दर, कुछ और भी है क्या, ऐसे करके। तो चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने लिखा, अब आप समझिए,
मुझे दूर की इंफॉर्मेशन चाहिए या मुझे और भी इंफॉर्मेशन चाहिए? आई वॉन्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, यहां मुझे इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी मुझे और भी का सेंस लेना है। यहां जो सेंस बन रहा है वो एडिशनल का बन रहा है, यानी मुझे और जानकारी चाहिए। तो मेरे भाई आपने तो यहां FAR यानी डिस्टेंस वाला लगा दिया, तो ये गलत हो गया। आपको यहां फर्दर लगाना था, क्योंकि आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, और भी जानकारी चाहिए, तो आपको यहां पे फर्दर लगाना था, ना कि फादर। तो ये गलत हो गया। ऐसे ही प्रकार से अगर मैं कहूं, ध्यान से देखिएगा, द हॉस्पिटल इज फर्दर फ्रॉम माई हाउस। तो आप इसमें नोटिस करो, कह रहा है दिस हॉस्पिटल इज फर्दर फ्रॉम माई हाउस। तो क्या ये ठीक है भाई? क्या ये ठीक है? इसमें कोई गड़बड़ आप मुझे बताइए जरा, जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे देखो भैया जी, यहां पर आपने लगाया फादर, तो आप देखो आप क्या डिस्टेंस की बात कर रहे हो? तो हम कहेंगे बिल्कुल भैया, हम कह रहे हैं हॉस्पिटल जो है ना वो भाई मेरे घर से जो है दूर है, मेरे घर से दूर है। तो हम दूरी का सेंस देना चाह रहे हैं। आप नोटिस करो इसमें FAR वर्ड इंक्लूडेड है, जो कि अपने आप में डिस्टेंस को ही दिखाता है। यानी यहां पे ये चीज ठीक लगी हुई है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर मेरे भाई यहां पे एग्जामिनर हमें फर्दर लगा के दे देता, तो बात क्या हो जाती? गलत हो जाती। तो बात क्या हो जाती? गलत हो जाती। ये ध्यान रखना है। तो बस आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि फर्दर आपका एडिशनल के लिए आता है और फर्दर आपका दूरी के लिए आता है। FAR वर्ड जो अपने आप में ही डिस्टेंस को दिखाता है। अगर कोई चीज आपसे दूरी पे है तो वो मेरे भाई फार वर्ड से डिनोट की जाएगी, यानी डिस्टेंस को दिखाएगी वो। तो मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं, ये दोनों एग्जाम्पल अपने माइंड में क्लियर रखना। बाकी हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। फार्दर और फर्दर का बस इतना सा ही डिफरेंस है, इनको अपने माइंड में फिट कर लेना। मैं केवल बस उतनी चीजें ही बताऊंगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। सीधे सीधे अगर आपको पता होंगी तो आप विद इन सेकेंड आंसर लगा दोगे एग्जाम के अंदर। चलो भाई, अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट। कुछ चीजें और बची हुई हैं, बस ज्यादा नहीं है, कुछ चीजें और हैं। चलिए भाई, हाँ, एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, अटमोस्ट वर्सेस आउटरमोस्ट। ये डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अंतिम कॉन्सेप्ट है हमारी क्लास का, फिर हम क्लास को वाइंड अप कर देंगे। अटमोस्ट और आउटरमोस्ट को समझेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो दोनों में ना बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि दोनों का मीनिंग बाहर के सेंस में आता है, बट ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होगा, जो अटमोस्ट होता है ये मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट का मीनिंग रखता है, वेरी इंपॉर्टेंट का। ठीक है, तो जो ये अटमोस्ट होता है यू वाला, ये वेरी इंपॉर्टेंट का मीनिंग रखता है। लेकिन ये जो आउटर मोस्ट होता है ये मेरे भाई सबसे बाहरी का सेंस रखता है, सबसे बाहरी। आपको याद होगा जो पिछला बैच मैंने पढ़ाया था, जब उसमें मैं एडजेक्टिव पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था जो परमाणु होता है, एटम जो होता है, उसमें बीच में नाभिक होता है और उसके आसपास मेरे भाई सेल होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ऐसे करके। तो मेरे भाई इस नाभिक के लिए सबसे अंदर वाली सेल ये हो गई और सबसे बाहर वाली सेल ये हो गई। तो ये वाली जो सेल है इसी को कहा जाएगा आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, आउटर मोस्ट। तो ये मेरे भाई आउटर मोस्ट है, बट एग्जामिनर इसको क्या लिख के देगा आपको? अटमोस्ट। तो वो चीज क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो ये अपने माइंड में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना कि मेरे भाई जब भी हमें वेरी इंपॉर्टेंट का सेंस देना होगा हम अटमोस्ट लगाएंगे, और जब हमें सबसे बाहरी का सेंस देना होगा तब मेरे भाई हम आउटर मोस्ट लगाएंगे। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, इसको अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा। मैंने चित्र के थ्रू आपको समझा दिया है कि जब सबसे बाहरी का आपको सेंस देना होगा तब आप आउटर मोस्ट लगाएंगे, और जब सबसे इंपॉर्टेंट का सेंस देना होगा तब आप अटमोस्ट लगाएंगे। ठीक है भाई, चलिए
तो आई होप कि आप ये कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे और बढ़िया तरीके से आपको आज की क्लास की सारी बातें समझ में आई होंगी। इसी के साथ हमारा एडजेक्टिव चैप्टर भी होता है खत्म। जितनी भी चीजें थी, जितनी भी एग्जाम ओरिएंटेड चीजें थी, जो भी एडजेक्टिव में आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, वो सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में एक बेहतरीन से नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।